हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑब्जर्वेशन में। मैं हूं नियर एक बार। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा कि जितना भी मैटर हमारे आसपास है वो एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है ना। सभी के एक एलिमेंट से बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि अभी कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें बस 96 जो कि नेचुरल अकरिंग है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यहाँ से लेकर लास्ट तक जितने भी एलिमेंट अब तक डिस्कवर हुए ना, ठीक है, जैसे भी डिस्कवर होते गए तो साइंटिस्ट लोग को मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज को, मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं उसके प्रॉपर्टीज को, उसके केमिकल और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहा। ठीक है। तो उतने ज़्यादा एलिमेंट का इसको स्टडी करना आसान बात नहीं था। ठीक है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने एक ऐसा पैटर्न खोजने में निकल गए, उस रास्ते में निकल गए, वैसे पैटर्न खोजने में, ताकि उसको अरेंज किया जाए, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए ऐसे पैटर्न में, ताकि उसको पढ़ने में हमें क्या हो, आसानी हो। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। ठीक है। तो पैटर्न के बारे में। तो अगर पैटर्न आपको क्रिएट करना है, वैसा पैटर्न खोजना है, तो पहले आपको एलिमेंट को क्लासीफाई करना होगा। ठीक है। तो उसको क्लासीफाई करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई सोप है, जैसे वॉशिंग सोप हो गया ना, सोप हो गया, तो सबको क्या अलग अलग रखा है, डिस्प्लू अलग अलग है, तो सबको क्या क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया गया था ना साइंटिस्ट द्वारा इसको मतलब कि इसको अरेंज करने का, वो था नॉन मेटल और मेटल में। ठीक है। तो वो तो उसने किया। उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे जैसे हमारा मतलब हम लोग जानने लगे उसके और ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वैसे वैसे उसके पैटर्न में चेंजेस आते गए। ठीक है। तो अभी हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे डोबिनियन ट्रेड के बारे में। ठीक है ना। तो 1870 में एक शख्स आता है जिसका नाम है जॉन वोल्फ्गैंग डोबिनियन। ठीक है। जो कि एक जर्मन केमिस्ट है। उसने क्या किया ना, उस एलिमेंट्स को अरेंज किया उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में, एक ग्रुप में अरेंज कर दिया उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। जो जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर था उसको एक साथ एक ग्रुप में कर दिया। ठीक है। और उसने आइडेंटिफाई किया, उसने नोटिस किया कि इसमें तो कुछ ऐसे ग्रुप है जिसमें बस 3 एलिमेंट हैं। ठीक है ना। ऐसे और भी ग्रुप उसने आइडेंटिफाई किया सिमिलर प्रॉपर्टीज पे, लेकिन उसमें ऐसे एलिमेंट है, ऐसे ग्रुप है जिसमें बस 3 एलिमेंट है। ठीक है ना। तो उसने वैसे ग्रुप को ट्राइड कर दिया। ठीक है। उस पर डोबिनियन ने शो किया, अगर हम मतलब कि एलिमेंट जो ट्राइड के अंदर जो एलिमेंट्स मतलब जो 3 एलिमेंट है, अगर उसको हम डाउनवर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, तो इस तरह अगर हम करेंगे ना, इस तरह अगर अरेंज करेंगे, जो मिडल वन जो होगा ना, मिडल वन, ठीक है, समझ लो, जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो राउंड अप एवरेज होगा दोनों ऊपर जो बचा हुआ एलिमेंट है। ठीक है। मतलब जो मान लो अगर 3 ले लिया। ठीक है। पहले हमने लिया कौन सा, लिथियम। ठीक है। फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ये सोडियम जो होगा ना आपका, ये सोडियम जो होगा ये दोनों का राउंड अप होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 है, 23.9, 39.0। अब इसको राउंड अप करके देख लो, 23 जो इसका क्या आएगा, बीच का नंबर आएगा, मतलब कि एवरेज आएगा, आपका बीच का नंबर आएगा। तो इसने ये कहा था। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ टेबल हम लेते हैं। चलो हम यहाँ पे कुछ ग्रुप लेते हैं। ठीक है ना। 3 ग्रुप लिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है। तो पहले में क्या, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक है, जिसका क्या है, दूसरा एटॉमिक मास 14.0 है, 13.1 है और 4.9 है। ठीक है। अब उसका नाम क्या है, कैल्शियम, स्ट्रैंडियम और बेरियम। उसका एटॉमिक मास है 11 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसमें डोमिनेटेड किसमें फॉलो हो रहा है, आपको कहाँ का दिख रहा है, बी और सी में डोमिनेटेड फॉलो हो रहा है, बाकी सब में तो नहीं हो रहा है। मतलब कि बाकी ग्रुप ए में नहीं हो रहा है, ग्रुप बी और सी में हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डोमिनियन का जो ट्रेड है वो बस 3 ही मतलब कि डोमिनियन बस 3 ही ट्रेड जो है उस पर आइडेंटिफाई कर पाया है। उस वक्त में जितने एलिमेंट नोन थे, अभी का बात नहीं, उस वक्त जितने भी एलिमेंट नोन थे उसमें बस 3 ही ट्राइड मतलब कि आइडेंटिफाई कर पाया है। तो ये इसका एक लिमिटेशन था। तो यहाँ पर से इसका मतलब तो इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट के बारे में। ठीक है ना। कि जैसे डोमिनियन का ट्रेड फेल हुआ तो उसने एनकरेज किया, मतलब कि जैसे डोमिनियन अंदर को दुनिया के सामने लाया, वैसे सभी थिंकर्स को उसने इनकरेज किया कि एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी को कोरिलेट करके, मतलब कि ये सब ला के एक पैटर्न लाया जा सकता है। ठीक है। तो 1866 में एक इंसान आता है जिसका नाम है जॉन न्यूलैंड। ठीक है। उसने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, मतलब कि
पहले का क्रम है एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा और ऐसे बढ़ते गया, ठीक है। तो इस तरह से गया। तो इसमें पहला एलिमेंट इसमें क्या रखा है, इसमें पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है जो कि अभी भी हाइड्रोजन है, और इसमें लास्ट एलिमेंट जो है वो थोरियम है जो कि उस वक्त का 56 एलिमेंट था, ठीक है, अभी नहीं है, ठीक है। तो इसने जो है इस चीज को कंपेयर किया, मतलब कि म्यूजिक ऑक्टेट्स में देखा गया कि हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट से क्या रिसेंबल करता है, मतलब कि जैसे लिथियम है तो लिथियम क्या कर रहा है, सोडियम से कर रहा है, बेरिलियम मैग्नीशियम से कर रहा है, तो इसी तरह करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉ लाया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसे कंपेयर किया गया म्यूजिक के नोट से, और बाद में इस लॉ को जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया उसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कह दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जैसे कि लिथियम ने क्या किया, लिथियम जो है, लिथियम का किससे हो रहा है, लिथियम का सोडियम से, बेरिलियम का मैग्नीशियम से, हाइड्रोजन का फ्लोरीन से, मतलब ये लोग एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को रिसेंबल कर रहे हैं। अब देखो ये ट्रेगल देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या नोट, हमारा नोट क्या, सारे गाँव पादारी, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि वेस्ट में है, वेस्ट मतलब कि वेस्ट कंट्रीज में इसको डो री मी फा सोल ला टी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या है, टाइटल दे दिया गया, मतलब कि ग्रुप बना दिया गया, सारे गाँव पादारी डो री मी फा सोल ला टी, ठीक है। और सबके नीचे उसके एलिमेंट डाल दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब क्या रिसेंबल करता है एक प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन ने फ्लोरीन को किया, लिथियम ने बेरिलियम को किया, और सोडियम ने पोटेशियम को किया, फ्लोरीन ने क्लोरीन को किया, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। या फिर इसका यहाँ पर तो इसका ठीक ठाक चल रहा है, काम धंधा इसका ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पे मुसीबत है, ठीक है। वो क्या मुसीबत है, क्या लिमिटेशन है, वो अभी पढ़ेंगे। तो हम जानेंगे न्यूलैंड्स जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था उसका लिमिटेशन क्या था। तो सबसे पहला लिमिटेशन था जो कैल्शियम जो आया ना, कैल्शियम जो प्लेस हुआ, तो उसके बाद का जो एलिमेंट जितना भी था ना वो क्या उसकी प्रॉपर्टी को मतलब कि प्रोसेस नहीं कर रहा था, मतलब उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, मतलब हर 8वां एलिमेंट कैल्शियम के बाद हर 8वां एलिमेंट पहले को प्रोसेस नहीं कर रहा था, मतलब उसके सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं ला रहा था। तो ये था पहला इसका जो गलती था। अब दूसरा गलती ये था कि भाई 56 एलिमेंट है अभी, ऐसा तो नहीं कि इतने रहने वाला है। आज के में कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट, उसका दुगना से भी ज्यादा है कि नहीं। तो इसने यहाँ पे गलती कर दिया कि इसने आने वाले एलिमेंट के लिए जगह नहीं रखा, ठीक है। इसको भी लगा कि आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है नहीं, ठीक है। ये था दूसरा लिमिटेशन। अब तीसरा लिमिटेशन ये था कि आप जैसे कॉलम में देखोगे कि आप कोबाल्ट और निकिल को कहाँ रखा गया, एक साथ रखा गया, और बाकी सब में मतलब कुछ जो है कुछ स्लॉट में दो एलिमेंट को डाला गया, ठीक है। और कहीं कहीं तो अनलाइक एलिमेंट को डाला गया, ठीक है। जैसे आप देखोगे हर स्लॉट में एक एलिमेंट है, कहीं कहीं 2 एलिमेंट घुसा दिया है कि नहीं, ये पहला। अब दूसरा जिसको घुसाया भी है वो भी अनलाइक एलिमेंट है, मतलब देखो आप यहाँ पे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है। ये 3 चीज है। और कोबाल्ट और निकल आपको कहाँ पर से लगता है इसका प्रॉपर्टी सेम है, लगता है इसका प्रॉपर्टी रिसेंबल किसके साथ करता है, आयरन के साथ, ठीक है। और आयरन कहाँ पे, यहाँ पे है नहीं, आयरन को तो कहीं और ही पे। तो यहाँ पे इसका तीसरा लिमिटेशन आया कि इसने क्या है, एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट को डाला, और डाला क्या कहते हैं अनलाइक एलिमेंट को भी उसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो ये इसका क्या था, थर्ड लिमिटेशन था। अब हम आगे पढ़ेंगे मेंडलीव के बारे में कि उसने क्या क्या लाया क्या नहीं लाया। तो हम पढ़ेंगे मेंडलीव के बारे में, ठीक है ना। मेंडलीव ने ऐसा क्या पीरियोडिक टेबल लाया, ठीक है। तो जैसे ही न्यूलैंड का मतलब कि उसने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, जो वो लॉ ऑफ ऑक्टेव को नहीं फॉलो किया गया, तो उसके बाद बहुत सारे केमिस्ट फिर आ गए हैं, जैसे कि डोमिनियर के केस में देखा गया। तो इस बार कौन आए थे, इस बार एक रशियन केमिस्ट जिनका नाम था दिमित्री इनामोविच मेंडलीव, ठीक है। तो ये जो है इनको माना जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर के तौर पे, जबकि ये पीरियोडिक टेबल का अर्ली डेवलपमेंट स्टेज था, मतलब कि शुरुआती समय में जब पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है ना, मेन कंट्रीब्यूटर इनको माना गया। और इन्होंने इसको क्लासिफाई किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे, और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थे एटॉमिक मास, और क्या था, सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सबने इसी चीज को देखा, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, एटॉमिक मास, और उसके सिमिलैरिटी, मतलब कि उन सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलैरिटी है, उस पे इन्होंने एक पैटर्न बनाया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। चलिए, तो जब इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त 63 एलिमेंट नोन थे, ठीक है ना। और उसी बीच उन्होंने कंसंट्रेट किया था वैसे कंपाउंड के ऊपर भी, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बने हो, ठीक है। तो उन्हीं में उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला बनाया था, जो कि एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक बेसिक प्रॉपर्टी बन के निकला
एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए एक बेसिक प्रॉपर्टी बना। अब हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूला के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस वक्त बस 63 एलिमेंट नोन थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कार्ड लिया, ठीक है, 63 कार्ड लिया और उस पर हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल जो भी है, और उसके एटॉमिक मासेस को लिख दिया, ठीक है। और सब कुछ करने के बाद 63 पे लिखने के बाद पूरे में उन्होंने इस सबको क्या दीवार पे पिन कर दिया अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसे उस दीवार पे पिन कर दिया गया। और उन्होंने फिर ये ऑब्जर्व किया ना कि सभी लोग क्या है, मतलब कि उसमें से मोस्ट ऑफ दी एलिमेंट जो है वो लोग क्या एक ऐसे पैटर्न में अरेंज हो गए हैं कि वो लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज हो गए, ठीक है ना, ऐसा समझ लो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज हो गए। जैसे ही उन्होंने पिन किया कार्ड्स को दीवार पे और उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो वहां पे देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि वो लोग क्या है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे भी अरेंज हो गए खुद ब खुद, ऐसा कोई किया नहीं, अपने आप हो गए, मतलब कि, ठीक है। तो यहाँ यहीं पर एक लॉ आता है, मेंडलीव ने एक लॉ स्टेट कर दिया इसी चीज के बेसिस पे, एक पीरियोडिक लॉ लाया, उसमें कहा गया the property of the property of element is the periodic function of the atomic masses। मतलब क्या, जो एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या है, उसके एटॉमिक मास के लिए पीरियोडिक फंक्शन बन के आया है, ठीक है ना, उसके मास के लिए पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब जैसे कि हमने देखा कि केमिकल उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इसको अरेंज किया था दीवार पे, ठीक है, और फिर क्या वो सब अब अपने आप खुद ब खुद के एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज हो गया इंक्रीजिंगली। तो यही यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल था, ठीक है ना, उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें दो चीजें, पीरियड एक ग्रुप, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रो था ना, हॉरिजॉन्टल रो, उसको इसने कह दिया पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम था उसको इसने कह दिया ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या है देखो, पहले तो ग्रुप है, ठीक है, तो कितने ग्रुप है यहाँ पे 8 ग्रुप है, ठीक है, और बाकी कितने 6 पीरियड्स, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्साइड और हाइड्रेट्स लिखा हुआ है, मैंने बताया ना कि अब ऑक्साइड और हाइड्रेट पर हम जानेंगे, ठीक है। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल जो पब्लिश हुआ था वो जर्मन जनरल, एक जर्मन का एक जनरल था, ठीक है ना, जनरल, उसमें पब्लिश हुआ था 1872 में, ठीक है। और इसमें जो है इसी पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। कैसे, देखो, जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे, आ जाओ, तुम आ जाओ पीरियड नंबर 4 में, ओके, सॉरी ग्रुप नंबर 4 में आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन है, तो कार्बन का जो हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। अब इसी के ठीक ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, RH4, ठीक है। तो R को यहाँ पे जो है ना एक किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के लिए एक तौर पे लिया गया, है ना, एक्स्ट्रा में लिया गया, R को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो उसी तरह अगर ऑक्साइड देखा जाए, है ना, अगर कार्बन का ऑक्साइड देखा जाए तो यहाँ पे CO2, ठीक है, और यहीं पे ऊपर देख लो RO2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। जैसे हम ग्रुप 1 में देखें तो R2O, RH, RO, RH2, ठीक है ना, तो ये सब फॉर्मूला दिया गया था। तो यही था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हम देखेंगे मेंडलीव के अचीवमेंट के बारे में, ठीक है। तो उसका पहला अचीवमेंट क्या था, ठीक है ना। तो इसमें पहला था कि इन्होंने क्या है, सबको एक सिमिलर प्रॉपर्टी को एक साथ रख दिया, और यहाँ पे कुछ कहीं क्या था ना कि मतलब कि हाँ, जो स्लाइटली हाइयर एटॉमिक मास है वो स्लाइटली लोअर से पहले था। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका कोबाल्ट जो है 58.99 है, ठीक है, और निकल 58.7, तो कोबाल्ट को पहले रखा गया, निकल को बाद में, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ऐसा रखा गया। और दूसरा ये था कि यहाँ पे एक इका का फॉर्मूला है, ठीक है ना, मतलब कि मतलब कि मेंडलीव जानता था कि आगे जाकर और भी एलिमेंट है ऐसे, लेकिन अभी डिस्कवर होने वाले आगे जाकर, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक न्यूमेरल रखा जो कि इका, संस्कृत न्यूमेरल इका, जो कि किसी भी एलिमेंट के प्रीफिक्स में आके किया जाएगा, मतलब कि उसको यूज किया जाएगा, तो इका। तो यहाँ पे जैसे कि हम लेते हैं स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, ठीक है। किसके लिए, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, उसने एक बोल्डली प्रेडिक्ट कर दिया कि नहीं आगे आके और भी डिस्कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो हुआ भी, जैसे कि स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, ये सब बाद में हुआ भी, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो एटॉम मतलब कि इका एल्यूमिनियम का जो है ना, यहाँ पे इसके पहले से ही मतलब कि उसको डिस्कवर होने से पहले ही इसने क्या प्रॉपर्टी सब दे दिया था, ठीक है। जैसे कि एटॉमिक मास इसका 68 है इका एल्यूमिनियम का, और उसका कितना 69 है, ठीक है। और वैसे ही इसका जो फॉर्मूला है वो सब भी लगभग सेम है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एटॉमिक मास 68 है, उसका 69.7 है, ठीक है। और ऑक्साइड्स जो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो इका एल्यूमिनियम का E2O3 है, ठीक है। और जर्मेनियम का गैलियम का क्या है Ge2O3, ठीक है। ECl3 और GaCl3, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मतलब कि मेंडलीव का जो उसने लॉ लाया वो मतलब कि एक अच्छी तरह से फॉलो करा है। तो यहाँ पे इसके करेक्टनेस को दर्शाया गया, ठीक है। और इसी ने इसको क्या कर दिया, फेमस कर दिया, मतलब कि केमिस्ट के मतलब जितने भी केमिस्ट लोग हैं उनके बीच में इस चीज में उसको फेमस कर दिया, ठीक है। जिसका करेक्टनेस लॉ, ठीक है ना, इस चीज को उसने फेमस कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ ना, इसको एक मतलब कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया एक ओरिजिनेटर टाइप का, मतलब इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिनेटर, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना इसके ओरिजिनेटर के टाइप में, मतलब कि ओरिजिनेटर के तरह इनको रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। तीसरा क्या था, मतलब कि इसमें कुछ मतलब कि कुछ ऐसे भी थे, मतलब कि जैसे कि जो नोबल गैस है, आर्गन है, हीलियम, जो भी नोबल गैस जो बाद में हुए, जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही इनर्ट में थे, वो लोग जो बाद में जो डिस्कवर हुए ना, उसके लिए यहाँ पे क्या था, अलग से गैप्स दिया होता है, अलग से ग्रुप्स दिया होता है कि ये बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए नए ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है। बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए नए ग्रुप में एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अचीवमेंट था जो कि बहुत अच्छे से काम किया। अब यहाँ पे 1993 में एक इंसान आते हैं जिसका नाम है हेनरी मोसले, ठीक है। हेनरी मोसले आते हैं। अब वो क्या करते हैं ना, जो मेंडलीव का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसने बोला था कि उसमें एटॉमिक मास है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इसने इसको एकदम ही बदल के रख दिया, दुनिया बदल के रख दिया, और यहाँ पे ला दिया एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन सबसे ज्यादा महत्व हम एटॉमिक नंबर को देंगे, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में ज्यादा महत्व किसका होगा, एटॉमिक नंबर का होगा, ठीक है। और जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था ना, उसको इन्होंने क्या किया, एडिट किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसमें कि एटॉमिक नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो क्या देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मेंडलीव का देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट, एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मासेस को एटॉमिक नंबर कर दिया, सुनो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, समझ रहे हो। इसने मतलब बदल ही दिया उसके लॉ को, बस हल्का मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो हेनरी मोसले ने ये काम किया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, अगर हम पीरियोडिक टेबल में कॉलम वाइज नीचे जाए, ठीक है, पहला 3 एलिमेंट ले लो, ठीक है। हमने किसको इसको लिया, ले लेते हैं लिथियम और सोडियम और पोटेशियम को ले लो, ठीक है। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालें तो लिथियम को होगा 2,1, इसका 2,8,1, और इसका होगा 2,8,8,1, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि सभी का वैलेंसी सेम हो रहा है ना, सभी का वैलेंसी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, जैसे कि जैसे मैंने बताया, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे हमको दिख रहा है कि देखो, पहले हम अगर लिथियम में जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 शेल, ठीक है ना। फिर अगर उसके नीचे आए तो 3 शेल, फिर नीचे आए तो 4 शेल। तो इस चीज को अगर हम देखें, इसको अगर ऑब्जर्व करें, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, है ना, कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हर एक सेल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब समझ लो, मतलब अगर मान लो पीरियड 2 है तो दो शेल, पीरियड 3 है 3 शेल, पीरियड 4 है तो 4 शेल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बढ़ेगा। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए, मान लो अगर हम ले लें लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है। तो लिथियम का 2,1, बेरिलियम का 2,2 और बोरॉन का 2,3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो शेल ठीक है, शेल एक जैसा है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि एक एक क्या हो रहा है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे कि लिथियम में 1 था, बेरिलियम में 2 हो गया, और एल्यूमिनियम में बोरॉन में 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब कि अब देखो यहाँ पे क्या बात, पीरियोडिक जो है पीरियड जो है
वो बताता है कितना नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है, और ग्रुप बताता है कितना नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है ना, कितना नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहा है वो ग्रुप वाइज पता चलेगा, और कितना पीरियड्स हो रहा है वो हमें मतलब कि कितना शेल हो रहा है, कितना ऑर्बिट हो रहा है ना, वो पीरियड से पता चलेगा। मान लो अगर 7th में आ गया, ठीक है, फ्रांसियम लिया, तो उसमें 7 आपका ऑर्बिट होगा, मतलब 7 शेल होगा, ठीक है, समझ आ गया। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम ग्रुप में आए, ठीक है, अगर ऊपर से लिया लिथियम लिया, हमने सोडियम लिया और हमने पोटेशियम लिया, तो सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, मतलब देखो ग्रुप 1 का है, ठीक है ना, ऐसे अगर ग्रुप 2 का ले तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, ठीक है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप जो है ग्रुप नंबर का बैलेंस नंबर ऑफ मतलब कि कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बता रहा है, और आपका पीरियड बता रहा है कितना शेल है। ऐसे देखो आपका लिथियम में कितना 2 शेल है, आपका सोडियम में कितना 3 शेल है, तो ये नंबर ऑफ शेल बता रहा है, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट हम जाए पीरियोडिक टेबल में, मान लो हमने लिया लिथियम, मान लो हमने लिया लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पहले लिथियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर बेरिलियम 2, बोरॉन में 3, ठीक है, तो एक एक यूनिट बढ़ते आए, ऐसे आगे बढ़ रहे। तो इसमें क्या शो हो रहा है कि और क्या है, मतलब कि ऑर्बिट का नंबर सेम है, ये देखो ऑर्बिट का नंबर सेम है, मतलब कि पीरियड आपका डिनोट करता है, पीरियड आपको क्या बताता है कि कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है आपके पास, ठीक है, पीरियड बता रहा है, और ग्रुप बताता है कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब कैसे पता चलेगा कौन सा पीरियड में क्या है, कितना मतलब कितना आपके पास ये है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो पाएगा। तो एक आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा 2n² है ना, 2n² है, तो हम पुट करते हैं 2n², ठीक है, तो इनके 1, तो पहले में क्या आ गया 2 एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में पुट किया, ठीक है, 2² कितना हो गया, 2n² कितना हुआ 8, तो 8 है कि नहीं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन है सब, ठीक है। फिर अगर पीरियड 3 की बात करें तो इसको 2 8 8 और कितना 8, ठीक है, तो यहाँ पे 18 एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे 8 ही एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे एक चीज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे 18 जो बता रहा है ना, अभी सर कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 8 8, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना आपका, ये देखो आउटर मोस्ट में कितना, आउटर मोस्ट में आपका 8 एलिमेंट है, ठीक है, तो मतलब कि सॉरी 8 है, ठीक है, तो आपका 8 एलिमेंट रहेगा, उसी तरह 4 5 6 7 इस तरह यूं चलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रेंड के बारे में, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड के बारे में। तो सबसे पहले वैलेंसी होना पड़ेगा। तो वैलेंसी होता है क्या, तो वैलेंसी जो है ना किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, ठीक है। मान लो मैंने लिया मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12, तो उसको मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 2, ठीक है, 2 जो है ना वो क्या माइनस में है, ठीक है, वो गया उसका वैलेंसी। सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ठीक है, उसका कन्फिगरेशन है 2, 8, 6, ठीक है, तो उसका जो वैलेंसी आने वाला है वो 2 आएगा, ठीक है, क्या 2, उसका मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, उसका वैलेंसी +2 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब मान लो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मान लो लिथियम से अगर हम जा रहे हैं बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऐसे ऑक्सीजन ऐसे जाते हैं, तो लिथियम सबसे पहले इसको तो वैलेंसी 1 होने वाला है, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, फिर आपका ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बढ़ा, ठीक है, लिथियम में बढ़ा, फिर बोरॉन, फिर ऐसे बढ़ा, लेकिन यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे जब कार्बन पे आया, ठीक है ना, कार्बन पे आया जो कि 4th नंबर पे यहाँ पर से आता है 4th नंबर पे, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, तो कार्बन 4th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखोगे यहाँ पे डिक्रीजमेंट आ रहा है, मतलब 3 2 1, ठीक है ना, 3 2 1, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या था, अगर मतलब कि नियरेस्ट वन को लेना है ना वैलेंसी के तौर पे, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन की, ठीक है, कार्बन की बात करें तो वो क्या मतलब कि सॉरी एटॉमिक नंबर उसका 6 है, 2,4, ठीक है, इसका नियरेस्ट वन कुछ आने वाला है तो यहीं पे रहेगा। लेकिन इसके बाद जो आ रहा है ना, इसके बाद जो नाइट्रोजन आ रहा है जो कि 7th नंबर पे आ रहा है, तो सर 2,7 आएगा, ठीक है,
सॉरी 2,5 है, 2 नजदीक कहाँ पड़ रहा है आप ही देखो, 2 के नजदीक पड़ रहा है, 2,8 मतलब कि 10 के नजदीक पड़ रहा है, 10 के नजदीक पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, लेकिन इसका बैलेंस ही आपका जो होगा ना वो होगा -3। ठीक है, तो मैं क्या था, अब अगर डाउन द ग्रुप जाए मतलब कि डाउन द ग्रुप बैलेंसिंग में क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे कि हमने पहले भी देख लिया बैलेंसिंग में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो बैलेंसिंग सेम रहने वाला है, बस ऑर्बिट का नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने वाला है। ठीक है, अब एटॉमिक साइज की बात कर लें। अब ये एटॉमिक साइज क्या है, आज एक न्यूक्लियस है मानो, ठीक है, उसके सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है ना वो आपका एटॉमिक रेडियस हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जाता है पिकोमीटर में। ठीक है, एक पिकोमीटर 10⁻12 पीएम होता है, समझ में आ गया ना, एक पिकोमीटर 10⁻12 पीएम होता है। तो ये हाइड्रोजन को जो है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस क्या है 37 पीएम। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क पड़ा ये देखो, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो मान लो लिथियम इसका क्या है 2,1 है, 2,1 है, तो इसका 2 सॉरी इसका 2 से मान लो पीरियड 2 के एलिमेंट की बात करते हैं, सभी एलिमेंट की बात करते हैं पीरियड 2 में जितने भी है। ठीक है, तो पीरियड 2 में जो बात करते हैं तो ये सभी सेम क्या है सॉरी ऑर्बिट है, लेकिन सबका मतलब कि एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, इसके अलावा नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी अलग है, समझ रहे हो। लिथियम का कम रहेगा और बेरिलियम का ज्यादा रहेगा, बोरोन का ज्यादा रहेगा, नाइट्रोजन का ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का कार्बन का ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये याद रखना न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियर चार्ज बस 3 है। ठीक है, इसके बाद 2 से इसने पकड़ा, इसके पास 4 है, तो आपको क्या लगता है कि इसके कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये 4 वाला। ठीक है, इसमें ज्यादा करके पकड़ लिया इसको। ठीक है, तो लिथियम का जो एटॉमिक साइज होगा ना, अब आगे बोरॉन तो उस पर क्या है, उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या 5 है, उसका ज्यादा है। ठीक है, तो उसके पास 2 ही ऑर्बिट है ना, इसके पास 2 था, इसके पास 2 है, तो इसमें भी पकड़ के इसके रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको पकड़ के रखा, लेकिन इस ये क्या है, ये मतलब कि ये ज्यादा छोटा होगा, बेरिलियम में से थोड़ा बड़ा और लिथियम से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इसमें डिक्रीजमेंट दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर में चेंजेस है ना, इसके एटॉमिक नंबर में चेंज है। अगर हम ऊपर से नीचे जाए, लिथियम सोडियम और पोटेशियम लिया जाए। ठीक है, तो लिथियम का 2 ऑर्बिट है, आपका सोडियम का 3 ऑर्बिट है और पोटेशियम का क्या है 4 ऑर्बिट है। ठीक है, तो हमें ऑर्बिट की बात करते हैं, मैंने ऐसे छोड़ दो, ऑर्बिट की बात करते हैं। तो इसका जो आपका जो है ना, इसका क्या है सॉरी 3 है, इसका पावर मतलब न्यूक्लियर चार्ज का 3 है, तो ये 2 सेल को पकड़ेगा ऐसे। ठीक है, 3 ऐसे पकड़ेगा, और इसका एक सेकंड वैसे नहीं, देखो यहाँ पे इसके पास बस 2 ही ऑर्बिट है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास 3 ऑर्बिट है सोडियम के पास। अब तुमको क्या लगता है इन दोनों में से कौन किसको ज्यादा पकड़ के होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में होगा, कौन, लिथियम। हो लिथियम ही होगा, क्योंकि इसके पास 3 ऑर्बिट है, समझ लो बात को। फिर इसके बाद पोटेशियम आ गया, ठीक है, जो कि 4 ऑर्बिट है, तो मतलब इसका ये जो होगा ज्यादा छोटा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम, उसका पोटेशियम में से थोड़ा सा बड़ा होगा, समझ रहे हो ना। जैसे अप टू डाउन अगर हम जाए, अप टू ऊपर से अगर नीचे जाए तो एटॉमिक साइज में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो उसमें डिक्रीजमेंट होगा। ठीक है, लिथियम का थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बेरिलियम का उससे छोटा, बोरॉन का उससे छोटा, नाइट्रोजन का जो भी है उसका उससे छोटा, बोरॉन का उससे छोटा। अगर यहीं पे देखा जाए तो ये थोड़ा सा छोटा लिथियम, यहाँ पे लिथियम छोटा हो जाएगा, समझ, लिथियम छोटा, सोडियम में से थोड़ा बड़ा, पोटेशियम से थोड़ा बड़ा, समझ गए। ये बात होगी हमें एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लेना है ना, वही चीज़ एटॉमिक साइज जो किया था एटॉमिक साइज। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएगा तो हमें देख लो ना, न्यूक्लियर चार्ज क्या बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो उसमें जो क्या होगा ना, उसका टेंडेंसी जो होगा ना इलेक्ट्रॉन को लूज करने का वो नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब जो एनर्जी वो उसको पकड़े हुए हैं ना, जकड़े हुए हैं, इसलिए वहाँ पे जो है उसको लूज करने का चांस बहुत कम होने वाला है एज कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है ना, बोरॉन जो कार्बन के बाद जो है वो सब वो चांस जो है बहुत कम है कि वो लूज करे, लेकिन लिथियम कर सकता है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। ठीक है ना,
न्यूक्लियर चार्ज इसका कम है, ठीक है। वैसे अगर डाउनवर्ड्स देखें, समझ रहे हो, अगर लेफ्ट टू राइट जाए ना तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसी कारण से वो लूज नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, लूज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मतलब कि लेफ्ट साइड वाला मेटालिक करेक्टर होगा, उसका मेटालिक वो टेंडेंसी रखता है लूज करने का, लेकिन राइट साइड वाला जो है वो टेंडेंसी नहीं रखता लूज करने का, बहुत ही कम रहता है, बहुत ही कम परसेंटेज, ठीक है, बहुत ही कम। अब अगर अप टू डाउन आता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सॉरी, तो अब हम देखेंगे कि इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, ये पकड़े हुए इधर ऑर्बिट से बात करते हैं, 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 4 ऑर्बिट, ठीक है। तुमको क्या लगता है कौन अच्छे से पकड़ के होगा? लिथियम में बस 2 ऑर्बिट है, 1 इलेक्ट्रॉन है, उसमें पकड़ के रखा है। इसके बाद 3 ऑर्बिट है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसने पकड़ के रखा हुआ है, और पोटेशियम में पकड़ के रखा हुआ है। तो जो लिथियम में पकड़ के रखा हुआ है ना, जो मजबूती इसके पास है वो पोटेशियम के पास, सोडियम के पास नहीं है, और जो सोडियम के पास है वो पोटेशियम के पास नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका जो टेंडेंसी होगा लूज करने का वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, समझ रहे हो। ये उसका टेंडेंसी कम होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, पकड़े हुए बहुत ही अच्छी तरीके से एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो होगा इसका मेटालिक कैरेक्टर, ये सॉरी मेटालिक कैरेक्टर अप टू डाउन बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, समझ लो। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, अप टू डाउन बढ़ेगा, ठीक है। ट्रेंड समझ में आया? वैलेंसी बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है, वैलेंसी बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है ना, समझ लो। वैलेंसी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। एटॉमिक रेडियस यहाँ पर लिथियम का बड़ा रहेगा, फिर वो छोटा रहेगा। क्यों रहेगा मैंने बता दिया, वैलेंस चार्ज की वजह से, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इसका क्या होगा ना, बड़ा होगा, मतलब कि एटॉमिक साइज बड़ा होगा फिर छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। और अगर ऊपर से नीचे जाए जाए तो यहाँ पे ये अप साइड छोटा होगा और डाउन साइड बड़ा होगा, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखा जाए। इंक्रीजमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे और डिस्टेंस बढ़ गया है ना, ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। न्यूक्लियस से ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे एटॉमिक रेडियस में। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या हुआ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, हाँ इसका टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करने का वो घटते आ रहा है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट में इसका जो मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना छोड़ने को तैयार है, क्योंकि इसको उतना अच्छे से फोर्स नहीं लग रहा है, इसको उतना अच्छे से न्यूक्लियर चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है, समझिए इतना अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा समझ में आया, एकदम बढ़िया समझना, बढ़िया से, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और मिलते हैं कल, बाय टाटा, सी यू।